आज है 9 सितंबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। सबसे पहले बात बिहार की, जहां सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 65 लाख मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड भी पहचान का सबूत माना जाएगा। उधर आरएसएस ने मतदाता सूची में संशोधन और घुसपैठ पर चिंता जताई, तो भाजपा ने अब मथुरा वृंदावन की बारी है का नारा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक जरूरी विश्लेषण में हम देखेंगे कि क्या भारत ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं, सीमा पर बफर जोन से लेकर व्यापार घाटे तक क्या संकेत मिल रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी खबर है, जहां सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद जेनजी पीढ़ी हिंसक प्रदर्शन पर उतर आई है, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और सेना को तैनात करना पड़ा है। एक अच्छी खबर केरल से है, जहां शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है और यह अब अमेरिका से भी कम हो गई है। वहीं सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों का 40 साल पुराना संघर्ष आज भी जारी है, जिनकी जमीन तो डूब गई, पर वो सरकारी रिकॉर्ड में आज भी अप्रभावित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां का पिंडदान गया में क्यों कर रहे हैं, जबकि यह एक बार बनारस में हो चुका है, और उमर खालिद मामले में अदालत की प्रक्रिया पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। इन सभी खबरों पर आज विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार कार्ड को भी पहचान के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाए। अदालत का यह आदेश एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और स्वराज पार्टी के सदस्य योगेंद्र यादव की याचिका पर आया। मामला ये है कि चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें से बिहार के कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे और उनके नाम भी जारी नहीं किए गए थे। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटने की आशंका पैदा हो गई थी। चिंता की बात यह थी कि पहचान के लिए जिन 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी गई थी, उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था, जबकि बिहार में 94% लोगों के पास आधार कार्ड है। कई गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों के पास आधार के अलावा कोई और पहचान पत्र होता भी नहीं है। शुरुआत में तो चुनाव आयोग इन 65 लाख लोगों की सूची सार्वजनिक करने का भी विरोध कर रहा था, लेकिन 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि यह सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि जब चुनाव आयोग के 11 स्वीकृत दस्तावेजों में से 9 नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो आधार को बाहर क्यों रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटने का खतरा था। अदालत ने यह भी साफ किया कि आधार नागरिकता का नहीं, बल्कि पहचान का प्रमाण है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। एक तरफ जहां बिहार वोटर लिस्ट पर विवाद चल रहा था, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने चुनाव आयोग के मतदाता सूची संशोधन के काम का समर्थन किया। जोधपुर में हुई अपनी 3 दिन की बैठक के बाद संघ ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सटीक मतदाता सूची जरूरी है। इसके साथ ही संघ ने बंगाल जैसे राज्यों में घुसपैठ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समर्थन, पूर्वोत्तर में जबरन धर्मांतरण और पंजाब में नशे के बढ़ते खतरे पर भी चिंता जताई। आरएसएस का रुख अक्सर भाजपा की नीति को दिशा देता है। बिहार, बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में संघ द्वारा उठाए गए ये मुद्दे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। संघ के इस बयान के ठीक एक हफ्ते बाद भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, राम मंदिर का सपना पूरा हो चुका है, अब मथुरा वृंदावन की बारी है। इस पोस्ट में भाजपा ने संत बाबा बागेश्वर के एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा, भगवान राम भी विराजमान हुए, अब कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। ये तब हुआ है जब कुछ ही दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संघ अयोध्या की तरह काशी या मथुरा पर कोई आंदोलन नहीं करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर गए। तियाजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उनकी तस्वीरें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आईं। लेकिन क्या इस मुलाकात से भारत को कुछ हासिल हुआ? रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने कैरविन पत्रिका में एक विस्तृत लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इसे चीनी शर्तों के समक्ष मोदी का समर्पण कहा है। सुशांत सिंह लिखते हैं कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जो बफर जोन बनाए गए हैं, वो भारत के लिए ज्यादा नुकसानदायक हैं। इन बफर जोन का बड़ा हिस्सा उस इलाके में है जिसे 2020 से पहले भारतीय क्षेत्र माना जाता था। अब भारतीय सैनिक और चरवाहे वहां नहीं जा सकते।
चीन ने एक नई यथास्थिति बना दी है और भारत ने इसे चुपचाप मान लिया है। ठीक वैसा ही जैसा 2017 में डोकलाम में हुआ था। सिंह अपने लेख में ये भी बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान को हर संभव सहायता दी, जिसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शामिल थी। आज पाकिस्तान का 81% सैन्य हार्डवेयर चीन से ही आता है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की निर्भरता खतरनाक स्तर पर है। दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा अब हर साल $100 अरब तक पहुंच गया है। भारत अपनी 40% इलेक्ट्रिकल मशीनरी और लगभग 60 से 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी दवाइयों का कच्चा माल चीन से ही मंगाता है। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC), जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, उसे अब चीन अफगानिस्तान तक बढ़ाने की बात कर रहा है, जिस पर भारत की चुप्पी रणनीतिक चिंताएं पैदा करती है। सुशांत सिंह का निष्कर्ष है कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव के सामने चीन के साथ संतुलन बनाने के लिए बाहरी साझेदारों को शामिल करने की रणनीति को चुपचाप त्याग दिया है। इससे भारत एक रक्षात्मक स्थिति में पहुंच गया है। पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी काठमांडू में सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर 26 साल से कम उम्र के युवा हैं, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। ये युवा सोशल मीडिया पर बैन के साथ साथ सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरे। नेपाल सरकार का कहना है कि फर्जी पहचान वाले सोशल मीडिया यूजर नफरत फैलाने, फेक न्यूज़ फैलाने और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए कुछ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए बैन लगाया गया। लेकिन इस फैसले के खिलाफ हजारों युवा, कई तो अपने स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म में ही, संसद की ओर मार्च करने लगे। उनकी तख्तियों पर भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं और युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे नारे लिखे थे। जब भीड़ ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, तो पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। काठमांडू के कई हिस्सों में सेना तैनात कर दी गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस अशांति के बाद भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक अच्छी खबर स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। केरल ने शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक केरल में अब प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर शिशु मृत्यु दर सिर्फ 5 रह गई है। ये भारत के बड़े राज्यों में सबसे कम तो है ही, साथ ही यह अमेरिका से भी बेहतर है, जहां 2022 में यह आंकड़ा 5.6 था। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय औसत अभी भी 25 पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शिशु मृत्यु दर अब भी काफ़ी ज़्यादा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी इस मामले में काफ़ी प्रगति की है। 1971 में जहां ये दर 129 थी, वहीं 2023 में ये घटकर 25 पर आ गई है। महाराष्ट्र के नर्मदा किनारे बसे 85 साल के दगडू मंडलोई की कहानी उन हजारों लोगों की कहानी है, जिनका घर और खेत सरदार सरोवर बांध के पानी में डूब गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें आज भी अप्रभावित माना जाता है। आर्टिकल -14 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 40 सालों से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हजारों आदिवासी और किसान परिवार न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर का स्तर विवादित तरीके से दोबारा कैलकुलेट करने के कारण 16,000 परिवारों का नाम प्रभावितों की सूची से हटा दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब भी बारिश में बांध का पानी बढ़ता है, इन लोगों के घर और फसलें डूब जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। खेतों में लगी फसल, आम नींबू के पेड़ और पक्के मकान, सब कई बार पानी में समा गए, लेकिन सरकारी सर्वे की रिपोर्टों में इन परिवारों को प्रभावित माना ही नहीं गया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी NVDA का दावा है कि सभी प्रभावित परिवारों का पुनर्वास हो गया है, लेकिन गांव वालों का अनुभव ठीक इसके उलट है। वे कहते हैं, जब हर साल बारिश में बांध का पानी बढ़ता है, तो हमारे गांव और खेत डूब जाते हैं, लेकिन सरकारी सूची में हमारे गांव को अप्रभावित लिख दिया जाता है। आज भी ये परिवार न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। उनकी नई पीढ़ी ने भी अब इस आंदोलन की कमान संभाल ली है। ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एक विशाल परियोजना पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक लेख लिखकर इस परियोजना को द्वीप के आदिवासी समुदायों और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि यह प्रोजेक्ट शोम्पेन और निकोबारी जैसी कमजोर जनजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है, जो सदियों से वहां रह रहे हैं। इस परियोजना के लिए द्वीप के लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान है, जिसकी भरपाई के लिए हरियाणा में पेड़ लगाने की योजना को उन्होंने पारिस्थितिक रूप से एक मजाक बताया है। ये परियोजना एक ऐसे क्षेत्र में प्रस्तावित है जो भूकंप और सुनामी के लिहाज से बेहद संवेदनशील है,
जिससे यह एक मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदा का केंद्र बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर बिहार के गया में अपनी मां हीराबा का पिंडदान करेंगे। इस पर पत्रकार दीपल त्रिवेदी ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिंडदान किसी परिजन के निधन के बाद सिर्फ एक बार किया जाता है, आमतौर पर पहली बरसी पर। मोदी जी की मां का निधन 2022 में हुआ था और उनका पिंडदान 2023 में वाराणसी में उनके छोटे भाई ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। त्रिवेदी यह भी याद दिलाती हैं कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिद्धपुर के विकास के लिए करोड़ों रुपये दिए थे, जिसे मात गया का नाम दिया गया था। सिद्धपुर मोदी के जन्मस्थान वडनगर से सिर्फ 1.25 घंटे की दूरी पर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब गया में दोबारा पिंडदान क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ श्रद्धा का मामला है या इसका संबंध 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से है? दीपल त्रिवेदी का मानना है कि इसका संबंध चुनाव से ही है। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में लगभग 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। इस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि करीब 50 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जमानत नियम है और जेल अपवाद। लेकिन आज यह नियम उल्लंघन में ज्यादा दिखता है। जस्टिस शर्मा सवाल करती हैं कि अगर उमर खालिद ने बिना ट्रायल के 5 साल जेल में काट दिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि त्वरित सुनवाई एक मौलिक अधिकार है, बेमानी हो गया है? क्या ट्रायल में देरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? उन्होंने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले का उदाहरण दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन तब तक वे 16 साल जेल में काट चुके थे। जस्टिस शर्मा लिखती हैं कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता, किसी को जेल में रखना, ये प्रक्रिया खुद ही एक सजा बन जाती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अपनी कठोरता से बाहर आकर एक धड़कता हुआ दिल दिखाने की जरूरत है। कुछ और सुर्खियां। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने वहां की सरकार को एक आश्वासन पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि अगर चोकसी को भारत लाया जाता है तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा और उसे साफ और मोटा सूती गद्दा, तकिया, चादर, कंबल और जरूरत पड़ने पर पलंग भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया है। वे राज्य के पहले मौजूदा विधायक हैं जिन पर यह कानून लगाया गया। गुरुग्राम में हाल में आई बाढ़ का असर वहां के रियल एस्टेट बाजार पर दिख रहा है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ग्राहक अब नोएडा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जहां बेहतर सुविधाएं हैं। लंदन में रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस की दीवार पर मशहूर गुमनाम कलाकार बैंक्सी की एक नई कलाकृति दिखाई दी है। इसमें एक जज को एक प्रदर्शनकारी पर हथौड़े से वार करते दिखाया गया है, जो न्याय व्यवस्था पर एक तीखा प्रहार है। और अंत में एक दुखद खबर। द टेलीग्राफ के संपादक और प्रसिद्ध पत्रकार संकर्षण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपनी निडर पत्रकारिता और तीक्ष्ण राजनीतिक विश्लेषण के लिए जाने जाते थे। आज के लिए बस इतना ही। हरकारा का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे अगले अंक के साथ। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।